हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास हम लोग आपके स्क्रीन पे लिखे इन 3 क्वेश्चन से जो है शुरू करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चंस ना होके 3 एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हैं जो हमें मिलती हैं, जिनको हम 1 बाय 1 पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 जो है, या जो पहले एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि सिल्वर फ्लोराइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि ये ईजिली डिजॉल्व हो जाता है ना। और ईजिली डिजॉल्व हो रहा है, ये कैसे पता चल रहा है? तो ये हमें पता चल रहा है इसके केएसपी वैल्यू को देख के, जो कि यहाँ पे गिवन है। ओके, लेकिन अगर हम सिल्वर फ्लोराइड की जगह पे सिल्वर का कोई दूसरा हैलाइड, जैसे यहाँ पे मैंने सिल्वर क्लोराइड लिया है, इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके लिए जो केएसपी वैल्यू है ये इसके कंपैरिजन में, यानी इन कंपैरिजन ऑफ सिल्वर फ्लोराइड, इट इज़ मिलियन टाइम्स बिलो दैन द वैल्यू फॉर सिल्वर फ्लोराइड, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका कंक्लूजन ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि सिल्वर के फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सिल्वर के बाकी जो दूसरे हैलाइड्स हैं, अब इसमें क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, या फिर आयोडाइड, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, यही तो आपका ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर हम इसी को, यानी कि एक मेटल के हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करें, किस केस में? इन केस ऑफ लिथियम, और हम इसको देखें कि लिथियम के फ्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है लिथियम के बाकी जितने दूसरे हैलाइड हैं, जिसमें फिर से वही लिथियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड के साथ अगर हम कंपेयर करें तो लिथियम के फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम होती है। और सेम थिंग हैपन विथ एल्युमिनियम आल्सो। एल्युमिनियम के केस में भी यही होता है कि एल्युमिनियम के फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी एल्युमिनियम के बाकी दूसरे हैलाइड्स लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों है? क्यों ऐसा है कि सिल्वर के केस में फ्लोराइड ज़्यादा सॉल्यूबल है, जबकि बाकी कुछ मेटल्स लाइक लिथियम और एल्युमिनियम, इनके केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो फ्लोराइड की कम है, बाकी दूसरे हैलाइड की ज़्यादा है। ओके, आंसर अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे केस में अगर आप देखें तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक लिगेंड है। ओके, आप बहुत अच्छी तरह से इसके फेमिलियर होंगे इससे। थायोसाइनेट एक लिगेंड है और ये मेटल आयन के साथ जब कंबाइन होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि थायोसाइनेट कैसा लिगेंड है। इट इज एन एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। मीन्स कोई ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर साइट होती हैं, लेकिन एक बार में वो किसी एक ही डोनर साइट का यूज करता है फॉर द लाइगेशन विथ सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो थायोसाइनेट में जो दोनों डोनर एटम हैं, एक सल्फर है और दूसरा नाइट्रोजन, मीन्स इट कैन लाइगेट थ्रू सल्फर और नाइट्रोजन। तो जब थायोसाइनेट Hg के साथ, मीन्स मरकरी के साथ जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो इट लाइगेट्स थ्रू सल्फर एटम। देखो यहाँ पे ये सल्फर एटम के थ्रू लाइगेट कर रहा है, बट इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ थायोसाइनेट विथ जिंक मेटल, इट लाइगेट थ्रू नाइट्रोजन एटम। ऐसा क्यों है? थायोसाइनेट जो है वो 2 डिफरेंट मेटल्स के साथ क्यों डिफरेंट एटम्स के थ्रू लाइगेट कर रहा है? यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है? हम पहले क्वेश्चन में देखा, मैंने कहा यहाँ भी क्या रीजन है, हम अभी आंसर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे में भी मैंने देखा, यहाँ पे भी हम आंसर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस अभी हम प्रॉब्लम्स जो है देख रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, या मैंने बार बार कहा कि ये क्वेश्चन से ज़्यादा एक एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हैं जो आपके सामने मैंने लिखी हैं, कुछ ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और पहली रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
फॉर द रिएक्शन 2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख के आप ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में फेवर्ड है। तो अगर हम यहाँ पे देखें के की जितनी वैल्यू है उसके बेसिस पे हमें बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम वो मोस्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मीन्स इधर शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। इसका मतलब रिएक्शन ईजिली हो रही है और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस केस में जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों रिएक्शन में फ़र्क क्या है? दोनों रिएक्शन में ही रिप्लेस होने वाला तो सेम ही है, H2O, एक तरह की सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन इसमें जो रिप्लेस करने वाला है, पहले केस में Cl है और दूसरे में F है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के रिप्लेस करने की जो रेट है, अगर हम दोनों इक्वेशन में देखें तो नो डाउट Cl कैन रिप्लेस H2O मोर इजली इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन, ओके, और फ्लोराइड आयन। लेकिन यहाँ पे जो भी इफेक्ट आ रहा, क्या वो H2O की वजह से है या हैलोजन की वजह से, किस वजह से है और ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो आप ये बोलेंगे कि क्या ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम सुनाने के लिए था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पे इन सभी या इस तरह की कई और प्रॉब्लम्स को हम डील करेंगे। इन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स को कैसे डील किया जाए, कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इसको लेके कई सारे लोगों के मन में, जैसे अभी आपके मन में है, ऐसे डाउट था कि हम इन्हें कैसे करें, हाउ टू डील विद दीज टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स। तो उसी समय एक लोग आए, मान लीजिए देवदूत बन के, है ना, नाम था पियर्सन, और इन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी एक थियरी दे दी, ओके, एंड दैट इज नोन एज थियरी ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। इन शॉर्ट कहा जाता है HSAB प्रिंसिपल ऑफ पियर्सन या HSAB थ्योरी ऑफ पियर्सन। तो पियर्सन ने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दे दी, जिसे क्या नाम दिया गया, HSAB थ्योरी गिवन बाय पियर्सन। तो अभी बस आप इतना याद रखिए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ था, पियर्सन का। अब हम वन बाय वन इस थ्योरी की तरफ बढ़ें, उसके पहले हमें कुछ बातें समझना जरूरी है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HSAB थ्योरी। इस पूरे टॉपिक को हम लोग जो है चाहे तो एक सिंगल वीडियो में भी जो है कवर कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस पूरे टॉपिक को दो पार्ट में जो है डिवाइड करूँगा। पहले मैं बात करूँगा पोर्शन 1 या पार्ट 1 में कि ये थ्योरी क्या है, और इसका सिंपली थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में, और पार्ट 2 में हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आ जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं वो आप तभी समझ पाएंगे जब हम इसके एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, तो पियर्सन ने क्या किया इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। पियर्सन ने एक काम किया कि जो भी लुईस एसिड थे, पियर्सन ने क्या किया, जो भी लुईस एसिड थे उनको उनकी हार्डनेस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द हार्डनेस, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, है ना। इवन लुईस एसिड क्या, इन्होंने यही काम लुईस बेस के साथ भी किया। तो पियर्सन ने लुईस एसिड या लुईस बेस को उसकी हार्डनेस के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी हार्डनेस ज़्यादा थी उसे कहा गया हार्ड एसिड, अगर वो एसिड था तो, और अगर बेस था तो हार्ड बेस, ओके। तो लुईस एसिड में पहली कैटेगरी इन्होंने क्या दे दी कि हार्ड एसिड, और अगर लुईस बेस है तो हार्ड बेस। और इसी तरह जिनकी हार्डनेस कम थी उन्हें कहा गया
सॉफ्ट एसिड या फिर सॉफ्ट बेस। सिंपल है कि जो लुईस एसिड और बेस होते हैं उनको उनकी हार्डनेस के बेसिस पे, मीन्स जो सब कुछ किया जा रहा है वो किसके बेसिस पे किया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। अब लेकिन क्वेश्चन तो यही है कि ये हार्डनेस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ एन एसिड और बेस। तो देखो, हार्डनेस को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ। हार्डनेस का सीधा सा मतलब है कि कोई भी आयन या कोई भी मॉलिक्यूल, दोनों केस में, जो पोलराइजेशन को जितना रेजिस्ट करता हो वो उतना ही हार्ड माना जाता है। मीन्स तो हार्डनेस की सिंपल मीनिंग क्या हम बोल सकते हैं, इट इज द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स पोलराइजेशन, है ना। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि हार्डनेस के बेसिस पे ही हम इनको क्लासिफाई किए हैं, हम नहीं, मीन्स पियर्सन ने सब काम किया है। और हार्डनेस का मतलब है कि कोई भी आयन या मॉलिक्यूल वो पोलराइजेशन के कितना अगेंस्ट अपने आप को रख पाता है, कितना ईजिली अपने आप को पोलराइज नहीं होने देता है, तो वो उतना ही हार्ड कहा जाएगा। ओके, अब कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको पोलराइजेशन क्या है इसका मतलब भी नहीं पता हो। तो वैसे तो एक वीडियो इस चैनल पे होगा या है, होगा नहीं है, अबाउट पोलराइजेशन, बट मैं इन शॉर्ट इसको फिर से बता देता हूँ। देखो, कोई मॉलिक्यूल हो या कोई आयन हो, उसमें जो चार्ज क्लाउड होता है, स्पेशली यहाँ में हम आयन की बात कर लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक केटायन है, ठीक है, और ये केटायन का क्या है, ऐसे चार्ज क्लाउड है। तो जब तक कोई भी आयन किसी दूसरी चार्ज फील्ड या किसी चार्ज फील्ड में नहीं होता है, तब तक उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, लाइक ये ना, सिमेट्रिकल। इसी तरह अगर कोई एनायन है, ठीक है, इसी तरह अगर कोई एनायन है तो एनायन का भी अपना क्या होगा, चार्ज क्लाउड होगा। ओके, और ये भी क्या होगा, लाइक द चार्ज क्लाउड ऑफ केटायन, एनायन का भी चार्ज क्लाउड क्या होगा, परफेक्टली सिमेट्रिकल होगा। कब तक होगा ये, जब तक कि इसको हम किसी दूसरी चार्ज फील्ड में भेजते नहीं हैं, ठीक है। अब इन आयंस को, मीन्स केटायन और एनायंस को, जब किसी हम चार्ज फील्ड में जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं, या फिर ये दोनों खुद एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है कि चूँकि इनका जो चार्ज है अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट होने के बाद ये देखा जाता है कि इनका जो चार्ज क्लाउड है अब वो इस सिमेट्रिकल नहीं रह जाता, क्योंकि ये अपनी सिमेट्री लूज करता है और कुछ इस तरह से हो जाता है। तो अगर मैं एनायन की बात कर रहा हूँ तो एनायन आप ऐसे मान लीजिए कि ये सिमेट्रिकल ना होके अब डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ऐसे, है ना। और उसी तरह जो केटायन है, अगर हम केटायन के बारे में बात करें तो केटायन के चार्ज क्लाउड के साथ भी ऐसा ही होगा, इस तरह से। तो दोनों अपनी सिमेट्री लूज कर देते हैं और इनका जो चार्ज क्लाउड होता है अब सिमेट्रिकल ना होके क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। यहाँ पर क्या था, दोनों के चार्ज क्लाउड सिमेट्रिकल थे, लेकिन जब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करते हैं या फिर ये एक दूसरे के साथ जो है कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के फील्ड में इंटर करते हैं, आप ये कह सकते हैं, तो इनके चार्ज क्लाउड सिमेट्रिकल ना होके क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। अब ये डिस्टॉर्शन जो हो रहा है वो जितना होगा उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये उतना ही पोलराइज हो गया है, ठीक है। तो ये जो डिस्टॉर्शन हुआ है, इसी के एक्सटेंट को, कितना डिस्टॉर्शन हो पा रहा है, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। मैंने जैसे कहा कि पोलराइजेशन पर पूरी एक वीडियो है, तो पोलराइजेशन के बारे में हम इससे ज़्यादा यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि पोलराइजेशन का कुछ
मतलब आपको समझ में आया होगा। पोलराइजेशन को हार्डनेस से हम क्यों देखो कंपेयर करें, देखो सीधी सी बात है, ये इससे अफेक्टेड नहीं हो, मतलब सख्ती है ना, बात समझ रहे हैं ना, सख्ती मीन्स, तो अगर ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सख्ती के साथ हैं कि नहीं मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, बहुत हार्ड ना, यही बोलते हैं कि एकदम सख्त टाइप का, तो यानी पोलराइजेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब इनके चार्ज क्लाउड को दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, यही मतलब हुआ। तो ये जितना रेजिस्ट कर पा रहे हैं उतनी ही उनकी हार्डनेस मान ली जाती है। ये बात आई होप थोड़ी सी क्लियर है आपको कि एक आयन अपने चार्ज क्लाउड को पोलराइजेशन से जितना बचा रहा है, इसका मतलब वो उतनी सख्ती के साथ पेश आ रहा है, इसीलिए पोलराइजेशन जितना कम होगा हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। ओके, अब लेकिन हमें ये कैसे, अगर अच्छा अब ये तो पता चल गया कि पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो हार्डनेस ज़्यादा कम होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हार्डनेस है इसका पोलराइजेशन के साथ जो रिलेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो हार्डनेस कम हो जाएगी ना, भाई पिघल गया तो हार्डनेस कैसी, पोलराइजेशन का मतलब है कि एक दूसरे को देख के ये पिघल ही तो जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, सीधी बात। ओके, तो अब बात यह है कि पोलराइजेशन को हम गेस कैसे करें कि कब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और कब पोलराइजेशन कम होगा। देखो, इन केस ऑफ केटायन, अगर हम केटायन की तरफ देखें तो केटायन के केस में या किसी भी आयन के केस में, आप सीधी सी बात समझिए, लेकिन हम इनको एक दूसरे से अलग करके ही देख लेते हैं, क्योंकि जब भी आपको इन्हें यूज करना होगा तो सेपरेट ही करना होता है। देखो, केटायन जो है साइज में जितना छोटा होगा, एक तो साइज में जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतनी कम होगी, इसका मतलब है कि पोलराइजेशन साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, आप इसे अपनी लैंग्वेज में नोट करते चलिएगा कि पोलराइजेशन साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये बात यहाँ पे भी अप्लीकेबल होती है। ठीक है, मीन्स एनायन साइज में जितना छोटा होगा उतना ही हार्ड होगा, और केटायन भी साइज में जितना इस जो है छोटा होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही कम होगा, तो इसलिए उसका जो हार्डनेस लेवल है वो हमेशा ज़्यादा होगा। बात थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है आपको। चलिए दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर जितना हाई होगा, अब यहाँ पे हाई बोलने का मतलब है विथ साइन, यानी कि प्लस या माइनस का जो साइन होता है ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, हम उसके साथ बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना हाई होगा पोलराइजेशन उतना कम होगा। ओके, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। लाइक सपोज करिए कि Cu प्लस एंड Cu2 प्लस, ओके, इन दोनों में पोलराइजेशन किस केस में ज़्यादा होगा, तो पोलराइजेशन हमने कहा कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा पोलराइजेशन कम होता जाएगा, तो कौन ज़्यादा पोलराइज होगा, Cu प्लस। तो Cu प्लस और Cu2 प्लस में किसकी हार्डनेस ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि Cu2 प्लस की हार्डनेस ज़्यादा है। बात समझ में आई। चलिए, इसी तरह एनायन में भी ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करता है, और ऑक्सीडेशन नंबर जितना हाई होगा, याद रखना हाई का मतलब, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सपोज करिए कि हमारे पास एक एनायन है A, इस पे एक बार -1 है और एक बार -2 है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर हाई है वो किस पे है, तो हाई यहाँ है ना, तो इसका मतलब हुआ कि पोलराइजेशन इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, सिंपल। तो केटायन के केस में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है पोलराइजेशन कम होता जाता है, यानी हार्डनेस बढ़ती जाती है, और एनायन में जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे पोलराइजेशन बढ़ता जाता है, इसका मतलब है हार्डनेस कम होती जाती है। क्लियर है इतनी बात। तो ये दो मेन फैक्टर्स हैं
ओके। एक चलिए, तो ये पोलराइजेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने कहा पोलराइजेशन पे एक सेपरेट वीडियो है, तो आप उसे देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो मैं इस पेज को जल्दी से आपको मैं समराइज करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा कि पियर्सन ने जितने भी लुईस एसिड या बेस होते हैं उनको उनकी हार्डनेस के बेसिस पे हार्ड और सॉफ्ट एसिड या बेस में क्लासिफाई कर दिया। यहाँ पे हार्डनेस का मतलब ये है कि कोई भी आयन या मॉलिक्यूल पोलराइजेशन को कितना रेजिस्ट कर पाता है, कितना उसके अगेंस्ट खड़ा रह पाता है, मैंने कहा कितनी सख्ती दिखा पाता है, इसीलिए हम इसको हार्डनेस बोल रहे हैं, ठीक है। समझने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सख्ती जैसा कोई वर्ड आप मत यूज करिएगा कभी, ठीक है। तो ये हो गई बात पोलराइजेशन। अब कैसे हमें पता चलेगा कि कौन इजीली पोलराइज हो रहा है, कौन किसका पोलराइजेशन थोड़ा डिफिकल्टी के साथ होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये है। और सबसे पहली बात तो कुछ लोगों को पोलराइजेशन का मतलब भी नहीं पता रहा होगा, तो मैंने पोलराइजेशन की मीनिंग आपको बता दी। सिंपल पोलराइजेशन का मतलब होता है डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। अब वो किसी चार्ज का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो या फिर यानी चार्ज क्लाउड हो या सिंपली इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, तो चार्ज भी ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्ट होना किसी भी आयन या मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन कहा जाता है। पोलराइजेशन जितना कम होगा हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी। और पोलराइजेशन इन केस ऑफ केटायन और एनायन इन दो फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है। और भी कुछ फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा यहाँ पे हम पोलराइजेशन में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब हमारा अगला टास्क ये है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा एसिड या बेस हार्ड है या फिर कौन सा एसिड या बेस सॉफ्ट है। तो मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है और वो ये है कि हम ये पता कर पाएँ कि किस में पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ है और किस में पोलराइजेशन कम हुआ है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि पहले हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं एसिड या सिंपली लुईस एसिड, है ना। और लुईस एसिड अब जो है कितने टाइप के होंगे, तो मैंने कहा लुईस एसिड को अगर हम उनकी हार्डनेस के बेसिस पे जो है क्लासिफाई करते हैं तो एक आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हो जाएगा सॉफ्ट एसिड, ठीक है। ये दो कैटेगरी हो गई। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, मैंने कहा जिसमें पोलराइजेशन कम हुआ हो, ठीक है। पोलराइजेशन कम होने का इसका मतलब ये है कि सिंपली हम इतना बोल सकते हैं कि दे आर साइज कम होना चाहिए, तो दे आर स्मॉल इन साइज। आप बहुत शॉर्ट में इसे समझिए, स्मॉल इन साइज एंड लेस पोलराइजेबल ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एसिड के स्ट्रॉन्ग होने के लिए, ठीक है। यूजुअली ये लाइट मेटल के केटायन होते हैं, ठीक है। तो यूजुअली जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं दे आर केटायन ऑफ लाइट मेटल्स, केटायंस ऑफ लाइट मेटल्स, ठीक है। एक और बात आप अगर समझें तो यूजुअली इनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बट ये एक यूजुअल केस है, या इलेक्ट्रॉन होंगे भी तो 5 या उससे कम होंगे, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं मीन्स नो टी इलेक्ट्रॉन और लेस देन 6d इलेक्ट्रॉन्स, यानी डी ऑर्बिटल में या तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या अगर है तो उसका नंबर 6 से कम ही रहना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। एग्जाम्पल्स जो है वो लाइक H+ हो गया,
Al3+ हो गया, Be2+ हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इसके ठीक अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे मीन्स दे आर लार्ज इन साइज, दे आर लार्ज इन साइज एंड easily polarizable and easily polarizable. Okay, they are usually cations of heavy metals. Okay, मैंने कहा ये जनरल केस है, स्ट्रिक्टली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। दे आर यूजुअली केटायंस ऑफ हैवी मेटल्स। ओके, एंड दे हैव 6 or more than 6 or more than 6 d इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इनमें क्या होता है? 6 या उससे ज़्यादा होता है। इनके अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक Pb2+, Cd2+, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा एक बात आप समझ गए हैं कि लोइस एसिड जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है मेटल के केटायन ही तो हो सकते हैं, मेटल केटायन ही तो हैं। तो हम एक बार ऐसे देख लेते हैं कि एक्चुअली कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो जिनके केटायन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन ऐसे हैं जो सॉफ्ट एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। हम पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन के बेसिस पे हम इसको देखते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखना, ये ऐसे कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता है कि ये स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रिक्टली सॉफ्ट है। देखो कई बार जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके अंदर भी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ कम है, और जो सॉफ्ट एसिड होते हैं उनमें भी कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि कुछ की जो सॉफ्टनेस है वो ज़्यादा सॉफ्ट है और कुछ ऐसे हैं जो कम सॉफ्ट हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, अब इन दोनों के बीच में भी ऐसे कोई क्लियर कट बाउंड्री आपको नहीं दिखेगी इनके बीच में कि कोई क्लियर कट डिमार्केशन ऐसे हो। तो कुछ जो मेटल आयन हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ या जिनकी हार्डनेस, हम स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे क्योंकि हार्डनेस और स्ट्रेंथ दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये गलती कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हार्ड एसिड लिख रहा हूँ। मैं देख लेता हूँ कि इसके पहले वाले में मैंने, हाँ यहाँ पे मैंने हार्डली लिखा है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान रखना। हार्डनेस ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड दो अलग चीज़ें हैं, मैं इसको अभी आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि इन हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बीच में कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता। कुछ ऐसे मेटल आयंस होते हैं जिनकी हार्डनेस इन दोनों के बीच में होती है, यानी जस्ट वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि वो क्या है, बॉर्डर लाइन एसिड। ठीक है, यानी जिनकी हार्डनेस हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बीच में है कहीं, उनको बॉर्डर लाइन बोला जाता है। तो ये कुछ ऐसे होते हैं एक्चुअली कि इनकी जो हार्डनेस होती है ये इनके चार्ज या फिर जो इनको कह लीजिए कि पोलराइज करने आ रहा है, यानी इनके ऊपर खुद कितना चार्ज है, तो इनके चार्ज पे इनकी हार्डनेस डिपेंड करती है। यानी कि ये बीच में है, चार्ज अगर कम है, जैसे आप ध्यान दो कि अगर हम देखें Cu+, तो ये जब इस पे +1 होता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब +1 होता है तो इसकी हार्डनेस कम होती है, लेकिन जैसे इसकी जो है इसका चार्ज इंक्रीज होता है तो हार्डनेस बढ़ जाती है। तो जो बॉर्डर लाइन एसिड्स होते हैं इनकी जो हार्डनेस है वो इनकी चार्ज और एक इस बात पे डिपेंड करती है कि जो फील्ड है जिसमें ये पोलराइज हो रहे हैं, है ना, उसकी स्ट्रेंथ या उस पे उसके नेचर पे डिपेंड करती है। तो ये जो है बॉर्डर लाइन एसिड कहे जाते हैं, यानी इनकी हार्डनेस इन दोनों के बीच में कहीं है। इनकी अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं तो जैसे मैंने कहा कि Cu+ इसका जो है एक एग्जांपल हो सकता है ना, या Cu2+। ठीक है,
तो अब हमें ये देखना है, हम एक बार ये देख लेते हैं कि हम किसी मेटल को उसकी पोजीशन के बेसिस पे अगर एक हमारे माइंड में एक इमेज बन जाए कि अच्छा पीरियोडिक टेबल की ये मेटल जो है अगर यहाँ है तो ये कैसी जो है किस तरह के एसिड का फॉर्मेशन करेगी, क्योंकि ये तो क्लियर है ना कि एसिड का फॉर्मेशन मेटल आयन ही तो करेंगे। ठीक है, चलो तो ये देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये जो पोजीशन है, कुछ मेटल्स मैंने लिखा है, कुछ को नहीं लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें इस बॉक्स में आपको कुछ मेटल दिख रही होंगी ऐसे, है ना। इस पूरे पोर्शन में आपको जो मेटल दिख रही हैं ये वो मेटल होती हैं जो हमेशा हार्ड होती हैं। ठीक है, यानी जिनके आयन हमेशा क्या होते हैं, सॉरी, ये हमेशा क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ यानी इस बॉक्स में जितनी भी मेटल्स आपको दिख रही हैं इनके केटायंस सॉफ्ट एसिड होते हैं विदाउट एनी डाउट। अब उसके बाद क्या होता है कि जो बाकी मेटल यहाँ पे आपको दिख रही हैं, नहीं बाकी और भी मेटल यहाँ पे जो बाहर की तरफ दिख रही हैं, ये जो मेटल्स होती हैं ये बॉर्डर लाइन है। मतलब आप इसे ध्यान से समझिए कि इनको छोड़ दिया जाए तो ये जितनी मेटल्स आपको दिख रही हैं ये यूजुअली बॉर्डर लाइन होती हैं, और मैंने कहा कि इनका जो हार्डनेस है वो इनके चार्ज और बाकी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम यहाँ पे देखें तो इस ग्रुप में या फिर जो है और कहीं हम भी देख रहे हैं कि जो मेटल्स हैं वो लिखी ही नहीं गई हैं। तो जो मेटल्स नहीं लिखी गई हैं, ओके, वो मान के चलिए कि उनके आयन जो हैं या उनके जो केटायंस हैं वो हार्ड एसिड होते हैं। तो हम यहाँ से टोटल 3 तरह के कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं। अब देखो, जो इस बॉक्स में है देयर केटायंस आर डेफिनेटली सॉफ्ट एसिड। तो जो बॉक्स में है, बॉक्स में मैंने आपको बता दिया ये, तो ये हमेशा सॉफ्ट एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। इस बॉक्स के बाहर जो मेटल हैं उनके केटायन बॉर्डर लाइन क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन एसिड होते हैं। और जो मेटल्स की पोजीशन है, ओके, जो मेटल की पोजीशन है यानी जो वैकेंट मेटल की पोजीशन है वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं हार्ड एसिड्स। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं बेस की तरफ। बेस में भी वही काम है कि बेस या फिर लुईस बेस को उनकी हार्डनेस के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक हार्ड बेस और दूसरा सॉफ्ट बेस। ये 2 कैटेगरी हो गई। हार्ड बेस क्या होते हैं, तो देखो मैंने कहा हार्डनेस जहाँ भी है पोलराइजेशन कम हुआ है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। तो हार्ड बेस जो होते हैं, आप सिंपली ये लिखिए, दे आर नॉट ईजिली पोलराइजेबल, दे आर नॉट ईजिली पोलराइजेबल, सिंपल। अब कब ईजिली पोलराइजेबल होगा कब नहीं होगा, ये कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि पोलराइजेशन कब कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो इसके एग्जाम्पल्स लाइक ROH, OH माइनस या फिर F माइनस, Cl माइनस। एक्चुअली Cl माइनस को आप ऐसे बॉर्डर लाइन पे मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसे होते हैं जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं। मैं आपको देखो नॉन मेटल्स में मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। नॉन मेटल्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यही 3 नॉन मेटल हैं जिनके एनायन हार्ड बेस होते हैं। बाकी सबके क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन को आप लगभग बॉर्डर लाइन पे मान सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन जो है बेस होता है। सॉफ्ट में क्या है, सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, तो सॉफ्ट बेस, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैंने कहा ये बॉर्डर लाइन बेस की तरफ बिहेव करेगा। तो सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, दे आर ईजिली पोलराइजेबल, दे आर ईजिली
पोलराइजेबल। ओके, ये बात आपको याद रहेगी, ठीक है। और इनके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सो यू कैन राइट द एग्जांपल्स ऑफ लाइक आर एस माइनस, सी एन माइनस, आई माइनस। यहाँ पे देखो सी एन माइनस में ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर जब सी एन लिखते हैं मतलब ये हम कार्बन एटम के थ्रू लाइगेट करेगा, हम तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली एक बात और आप याद रखिए, यहाँ पे जो जितने भी बेस होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं लिगेंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो हार्ड बेस होंगे उनको हार्ड लिगेंड भी तो बोल सकते हैं कि दे आर हार्ड लिगेंड्स, और जो सॉफ्ट बेस होंगे इनको हम क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट लिगेंड, ये बोल सकते हैं। क्लियर, सही है ना इतनी बात। अब इसके बाद तो जैसे एसिड में, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि CN जो है एक्चुअली ये जब कार्बन के थ्रू लाइगेट कर रहा है देन इट इज सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट लिगेंड। ओके, फिर एक इसमें भी बॉर्डर लाइन होगा, यानी जिनकी हार्डनेस इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि आपको एक टेबल देते हैं और उस टेबल में एसिड, बेस, हार्ड, सॉफ्ट, बॉर्डर लाइन तीनों के लिए एक लिस्ट आपको दी गई है। तो आप उसे, मैंने कहा कि देखो प्रेडिक्ट कैसे करना हो तो मैंने आपको बता दिया, बट आपको याद भी होना चाहिए। तो हमारे पास ये है टेबल, ठीक है। इसमें ये यहाँ से ऐसे आप इसको डिवाइड करिए, ऊपर जो लिखी गई है वो कहानी है एसिड की। ओके, तो इस तरफ क्या है, ये हार्ड एसिड है जो मैंने यहाँ पे लिखे। इसमें मैंने कहा मेटल के केटाइंस भी हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं। ओके, इवन AlCl3 भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। AlCl3 इज आल्सो अ हार्ड एसिड। फिर ये है बॉर्डर लाइन, है ना, और ये है सॉफ्ट। बात क्लियर। मैंने कहा ना कि Cu+ सॉफ्ट है, लेकिन जब इसका चार्ज इंक्रीज होता है तो ये सॉफ्ट से बॉर्डर लाइन बेस में, सॉरी एसिड में आ जाता है। अब बेस के साथ आप देख लीजिए, मैंने कहा बेस में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल 3 ही हैं नॉन मेटल में जो कि क्या करेंगे, हार्ड बेस का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसमें मैंने कहा फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो जब भी बेस इन तीनों की वजह से होगा कोई, तो वो हार्ड बेस बनाएगा। बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है, सॉफ्ट बेस है। जैसे ये इधर सॉफ्ट बेस है और कुछ हैं जो बॉर्डर लाइन बेस है, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। अब एक बात आप और समझिए, यहाँ पे जब हम बेस की जो है बात कर रहे हैं तो कुछ के नीचे यहाँ पे देखो ऐसे अंडरलाइन किया गया है। देखो यहाँ पे जैसे CN को ले लो, तो इसमें कार्बन को अंडरलाइन किया गया। इसका मतलब है कि अगर ये बेस लिगेंड की तरह है, बिहेव कर रहा है और एक कार्बन एटम के थ्रू लाइगेट करता है, तब ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही नाइट्रोजन के थ्रू लाइगेट करेगा तो ये इसकी सॉफ्ट नहीं रहेगा फिर ये। इसी तरह आप देखो SCN की भी बात है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, और यहाँ पे, तो यहाँ पे सल्फर के थ्रू लाइगेट कर रहा है तो सॉफ्ट है, बट वहीं नाइट्रोजन के थ्रू लाइगेट करेगा तो ये अब सॉफ्ट नहीं रहेगा। ओके, आई होप बात क्लियर है आपको। तो ये तो हो गया कि हमने ये पहचान लिया कि एसिड या बेस को हम उनकी हार्डनेस के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम गेस करते हैं, ये इतना काम हम लोगों ने किया। और जब इतना काम हमने कर ही लिया है तो अब हम एक बात और कर लेते हैं। क्या कि मैंने आपको ये तो बताया कि पियर्सन ने एक प्रिंसिपल दी, एक थ्योरी दी जिसको HSAB थ्योरी बोलते हैं, बट वो थ्योरी है क्या, ये तो मैंने कहीं बताया ही नहीं है भी आपको, है ना। तो आप देखो ध्यान से सुनो कि ये है क्या थ्योरी। तो अब आप हेडिंग लिख सकते हैं HSAB मीन्स हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस थ्योरी। देखो इस थ्योरी में
पियर्सन ने क्या कहा, देखो बहुत ही सिंपल है। आप ये जानते हैं कि हमेशा एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं अच्छे से, और उसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये कंबाइन होते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात, चलो ठीक है, पहले आप देख लीजिए, फिर मैं जो एक बात और एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं उसे थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। तो इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा कि कॉम्बिनेशन किसके किसके बीच में होने वाला है, तो इन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन एसिड और बेस के बीच में ही होता है। ये आप जानते हैं। एसिड भी अब दो टाइप के हो गए, हार्ड और सॉफ्ट, और बेस भी दो टाइप के हो गए, कौन कौन से, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। तो अब यहाँ पे देखो, एक हार्ड एसिड के लिए दो पॉसिबिलिटी है कि वो हार्ड बेस के साथ जो है कंबाइन हो, या फिर एक सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन हो, ठीक है। उसी तरह एक सॉफ्ट एसिड के पास भी दो ऑप्शन होते हैं कि वो हार्ड बेस के साथ जो है कंबाइन हो, उसका कॉम्बिनेशन बने, या फिर इसके साथ। तो देखो ये थ्योरी बस इसी के बारे में है। ये थ्योरी क्या कहती है कि हमेशा जब भी एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है ये प्रिफर्ड किया जाता है। यानी जब भी मौका मिलेगा तो एक हार्ड एसिड एक हार्ड बेस के साथ कंबाइन हो करेगा और एक सॉफ्ट एसिड एक सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करेगा, तो ये कॉम्बिनेशन प्रिफर्ड होता है। अब आप बोलेंगे कि क्या फिर एक हार्ड एसिड किसी सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन हो ही नहीं सकता, ऐसा है क्या? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंबाइन हो सकता है। यहाँ पे इस थ्योरी में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ये कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। कॉम्बिनेशन ये भी पॉसिबल है, लेकिन जब दोनों पॉसिबिलिटीज हों तो ये प्रेफर किया जाता है। समझ में आई बात? मीन्स अकॉर्डिंग टू HSAB theory, the combination of hard acid and hard base or soft acid and soft base is preferred over the combination of hard acid and soft base or soft acid and hard base। बात क्लियर? तो कॉम्बिनेशन दोनों हो सकते हैं, बट हार्ड और सॉफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रिफर्ड होता है, जबकि हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो प्रिफर्ड नहीं होता है, बट पॉसिबल है। तो आप ये मत समझना कि ये पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये हो गई बात, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम एक बार आपको फिर से बता रहे हैं कि जब यहाँ पे चॉइस गिवन हो तो ये इधर भागेगा, यानी ये प्रेफर्ड सिचुएशन है, ओके। और होने को तो ये भी हो सकता है। बात समझ में आई? चलो, अब ये तो हो गई HSAB थ्योरी। आई होप कि आपको क्लियर होगी। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट में इस लेक्चर में नहीं जो है कवर करूँगा, क्योंकि फिर थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा मैं। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताने वाला था, बुझिए कि एक एसिड या बेस जो भी है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये हार्ड होता है या फिर सॉफ्ट होता है, दोनों के लिए ना, डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें पोलराइजेशन कितना कम या ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं अभी एक बार बीच में मैंने बोला भी था कि ये जो हार्ड एसिड है इसका ये मतलब नहीं होगा कभी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो, ठीक है। इन दोनों बातों का एक जैसा मतलब नहीं है। एक बात अच्छे से याद रखना, स्ट्रेंथ और हार्डनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई एक एसिड है और वो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ F- कैसा बेस है, F- तो एक हार्ड बेस है, ठीक है, आप ध्यान से समझिए। और OH- ये भी एक हार्ड बेस है, लेकिन दोनों ही क्या हैं, हार्ड बेस है। लेकिन अगर हम इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें ना,
तो OH माइनस इज मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन फ्लोराइड आयन। स्ट्रेंथ में इनका आपस में कोई जोड़ नहीं है। तो क्या कहते हैं कि आप कभी भी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को आपस में मिक्स मत करिएगा। इवन मैंने भी कर दिया था दूसरी फ्लाइट में, ठीक है, तो वो जस्ट मिस्टेक हुआ था, तो आप ये मिस्टेक नहीं करें। तो आज यानी इस लेक्चर में इतना ही। मैं एक बार चीज़ों को फिर से समराइज कर देता हूँ कि एक लुईस एसिड या बेस को उसकी हार्डनेस के बेसिस पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हार्ड एसिड या बेस और दूसरा सॉफ्ट। हार्डनेस का मतलब यहाँ पे है कि कौन पोलराइजेशन को कितना रेजिस्ट कर पा रहा है, वही उसकी हार्डनेस है। तो जिसमें पोलराइजेशन कम होगा मतलब हार्डनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, और सॉफ्टनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ओके, तो सारा जो की फैक्टर है वो किस में है, पोलराइजेशन में ही है। तो एक तो ये बात आप समझ में आ रही है। फिर HSAB थ्योरी जो है वो कहती है कि जब भी एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होगा तो ये कॉम्बिनेशन HH यानी हार्ड और हार्ड या फिर सॉफ्ट और सॉफ्ट के बीच में ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा इन कंपैरिजन टू द कॉम्बिनेशन बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस और हार्ड एंड सॉफ्ट बेस एंड एसिड। ओके, तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू। और हाँ, आप एप्लीकेशन पोर्शन जरूर देखिए, क्योंकि ये थ्योरी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे वो एप्लीकेशन पार्ट से पूछे जाते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि किसी काम का है, जस्ट आप चीज़ें समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से आप एक सिंगल क्वेश्चन भी जो है, हाँ बहुत ज़्यादा आपसे अगर कोई क्वेश्चन किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो कोई आयन या कोई आयन दे देगा और आपसे बोलेगा कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, बस इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन पोर्शन जो है वो जरूर देखिएगा, और जब आप देखेंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि जो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको टोटल वो 3 क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चंस का आंसर हम इसके एप्लीकेशन पार्ट से ही निकाल पाएंगे। ओके, सो थैंक यू।